एपिसोड की शुरुआत में ऑफिस लेडी ईजन की बात मानकर ईजन के पास खड़ी हो जाती हैं। फिर वो लड़की हल्का सा पीछे मुड़कर देखती है तो ईजन कंटेनर के पीछे से अपने हाथ ऊपर करते हुए निकल रहा होता है। वो लड़की सीधा ईजन के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और उससे बोलती है, फिर तो वो औरत भी वहीं पर होगी। तुम तो सच में एक बच्चे हो। मुझे तुम पर शक हो रहा था जब मैंने तुम्हें गाड़ी के ऊपर लटकते हुए देखा। फिर वो लड़की ईजन से बोलती है, बच्चे तुम बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम नहीं मरोगे, जैसे कि तुम कोई मेन कैरेक्टर या फिर कुछ और हो। फिर वो लड़की ईजन को शूट करने ही वाली होती है कि ऑफिस लेडी कंटेनर के पीछे से निकलती हैं और बोलती हैं, रुको। वो लड़की जैसे ही ईजन के ऊपर से हल्की सी नजर हटाती है, एक गोली उसके हाथ पर लग जाती है। फिर वो लड़की जब ईजन की तरफ देखती है तो एक गोली उसके सर के पास से गुजरती है। फिर ईजन तुरंत ही उस लड़की के ऊपर चढ़कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो लड़की अपने पास से एक नाइफ निकाल लेती है और ईजन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ईजन उस लड़की को छोड़कर पीछे हट जाता है और उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। फिर वो लड़की ईजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगाती है, लेकिन ईजन उसके हर अटैक से डॉज कर रहा होता है। फिर वो लड़की एक ओपनिंग देखकर ईजन के फेस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ईजन उसके अटैक से डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट में एक जोरदार किक मार देता है, जिससे वो लड़की दूर जाकर गिरती है। फिर वो लड़की अपनी गन की तरफ देखती है और दौड़कर उस गन को उठा लेती है और ईजन की तरफ पॉइंट कर लेती है और हंसते हुए ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि ईजन पलक झपकने की स्पीड से उससे गन छीन लेता है। वो लड़की ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ ऑफिस लेडी भी। फिर वो लड़की ईजन की तरफ देखकर उससे बोलती है, बच्चे तुम बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो, और मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम लड़ सकते हो लेकिन ट्रिगर नहीं दबा सकते। एक बॉडीगार्ड के तौर पर तुमने सिर्फ अब तक टारगेट्स को शूट किया होगा, लेकिन एक पर्सन को शूट करना। वो लड़की ये बोल ही रही होती है कि ईजन पलक झपकने की स्पीड से उसके ऊपर शूट कर देता है। वो लड़की गोली खाने के बाद खुद से बोलती है, उसने बिना हेजिटेशन के ट्रिगर को दबा दिया। उसने किसी पर्सन को गोली मारते समय अपनी आंखें तक नहीं झपकाई, मानो वो इसका इस्तेमाल ये कोई सेंस नहीं बनाता है। एक इस तरह का बच्चा पीसफुल कंट्री में रह रहा है। फिर वो लड़की जब ईजन की आंखों में देखती है तब उसे पता चल जाता है कि ईजन कौन है। वो लड़की फिर ईजन से बोलती है, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम यू ईजन हो। लेकिन वो लड़की जैसे ही ईजन का नाम लेने चलती है, ईजन उसके सर पर अपनी गन मार देता है और उसे वहीं नॉकआउट कर देता है। ऑफिस लेडी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। अगले सीन में हम लोग मैनेजर को देखते हैं जो वेयर हाउस के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। मैनेजर को 4 लोगों ने घेर लिया होता है। फिर वही बंदा जो उस लड़की के साथ था अपने पास एक गन निकाल लेता है और बोलता है, मैं सोच रहा था ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक था। फिर एक बंदा मैनेजर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैनेजर अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक कर लेते हैं और उसके मुंह पर पंच मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। उस लड़की का साथी मैनेजर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे बोलता है, रुको, मैंने तुम्हें इग्नोर किया क्योंकि तुम एक बॉडीगार्ड थे, लेकिन तुम पक्का एक अच्छे बॉडीगार्ड हो। अगर तुम इस बकवास के बाद नहीं गए तो किडनैपिंग करना मुश्किल होगा। मैनेजर उस लड़के की तरफ देखकर सोचते हैं, बस इतना ही, मुझसे जितना हो सका मैंने उतना टाइम लिया, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो सही सलामत एस्केप कर सके कि नहीं। उनमें से एक उसके पीछे चला गया। फिर मैनेजर मुस्कुराते हुए सोचते हैं, क्या बकवास है, मुझे इस समय इतनी शांति क्यों मिल रही है। वो बंदा मैनेजर की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम मुस्कुरा रहे हो। मैनेजर हंसते हुए उससे बोलते हैं, मुझे माफ कर दो। वो बंदा मैनेजर से बोलता है, अगर तुम सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहे हो क्योंकि उनके पीछे सिर्फ एक बंदा गया है और वो सेफ होंगे, शायद ये तुम्हारी गलती हो। वो उनके साथ कुछ नहीं करेगी अगर वो सब शांति से उसे फॉलो करें। इसके बजाय मैं थोड़ा सा निराश हूँ, शायद वो बच्चा अभी मरने के लिए बेहद दर्द में हो। मैनेजर उस बंदी की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बंदा मैनेजर को हंसते हुए बोलता है, इसीलिए मैंने उसे फॉलो नहीं किया, हम सब कुछ खत्म होने के बाद वहाँ जाएंगे। फिर वो बंदा ट्रिगर को दबाते हुए बोलता है, इसीलिए अपने बारे में चिंता करो। वो बंदा जैसे ही मैनेजर को शूट करने वाला होता है, उसके हाथ पर आकर एक गोली लगती है, जिससे वो बंदा दर्द के मारे अपना हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है। मैनेजर मुड़कर देखते हैं तो वो गोली ईजन ने चलाई होती है। वो बंदा ईजन की तरफ देखकर सोचता है, ये बच्चा यहाँ पर क्यों है और कारशिला के साथ क्या हुआ। कारशिला शायद उस लड़की का नाम है। फिर ईजन उस बंदे के पैर में दोबारा से शूट कर देता है। उसके बाद ईजन अपनी गन की डायरेक्शन मैनेजर की तरफ कर देता है। एक बार तो मैनेजर को भी ये देखकर धक्का लगता है। फिर ईजन गन का इस्तेमाल करते हुए धड़ाधड़ 4 शूट करता है और मैनेजर के पास खड़े सभी लोगों को एक झटके में नॉकआउट कर देता है। मैनेजर ईजन की तरफ देखकर सोचते हैं, एक गन का इस्तेमाल करना, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के, और इसके बजाय यहाँ पर खड़े सभी लोगों को एक झटके में डिफीट कर दिया। फिर ऑफिस लेडी भी अपने कानों में हाथ रखकर वहाँ निकल आती हैं और ईजन की तरफ हैरान होकर देखती हैं। मैनेजर अपने मन में सोचता है, लीडर 3, क्या आपको भी यही लगता है कि ये बच्चा एक प्रोफेशनल है। और मैनेजर अपने मन में बोलते हैं, हाँ मुझे भी लगता है। अगले सीन में वहाँ पर SW के बाकी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन इन सभी के यहाँ पर आने का फायदा क्या है। अगले सीन में कुछ डॉक्टर्स और सोल्जर ऑफिस लेडी से पूछते हैं, डायरेक्टर क्या आप ठीक हैं। ऑफिस लेडी उनसे बोलती है, मैं ठीक हूँ, सबसे पहले टीम लीडर और उस बच्चे को ट्रीट करो। फिर ऑफिस लेडी अपनी नजर घुमाकर ईजन की तरफ देखती हैं, जो बाकी सभी सोल्जर्स को बता रहा होता है कि सिचुएशन कैसी है। अगले सीन में ईजन का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, लेकिन ईजन बीच में रुककर ऑफिस लेडी से बोलता है, मुझे लगता है मेरी फैमिली घर पर मेरी चिंता करेगी अगर मैं ट्रीटमेंट में हूँ। मुझे
मुझे लगता है मुझे उनसे कहना चाहिए कि मैं बॉडीगार्ड ट्रेनिंग के लिए कैंप में आया हूँ। ऑफिस लेडी एजेंट की बातों को समझ नहीं पाती और पीछे मुड़कर बोलती हैं ठीक है, और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं थैंक यू। वहीं पर ऑफिस लेडी के मैनेजर आ जाते हैं और एजेंट के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं तुमने अच्छा काम किया, और फिर वो ऑफिस लेडी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और एजेंट उन्हें वहाँ से जाते हुए देखता है। अगले सीन में हम लोग एक नए कैरेक्टर को देखते हैं। एक बंदा उससे बोलता है उन्होंने कहा कि वो फेल हो गए। वो कैरेक्टर उनसे बोलता है ये ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि वो लोग किडनैपिंग में सक्सेस हो। सबसे जरूरी SW ग्रुप को चेतावनी देना था। अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा हुई तो उन्हें अपना बिजनेस फैलाते समय और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मेरे लिए इतना ही काफी है। अगले सीन में दादाजी का मैनेजर उस लड़की से पूछताछ कर रहा होता है। वो लड़की दादाजी के मैनेजर से बोलती है मुझे नहीं पता था SW ग्रुप अपने साथ एक ऐसा मॉन्स्टर रखेगी। मैनेजर उससे बोलते हैं मॉन्स्टर, और वो लड़की बोलती है मशीनरी इंजन, और पर्सनली मुझे इस लड़की का टैटू बहुत अच्छा लगा। फिर वो लड़की आगे बोलती है उसके इस तरह यहाँ होने से मैं इस मिशन को कभी पूरा नहीं कर सकती। फिर वो लड़की बोलती है नहीं, मुझे ये जॉब लेनी ही नहीं चाहिए थी। मैनेजर उससे बोलते हैं मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो लड़की मैनेजर से बोलती है इस तरह दिखावा मत करो कि तुम कुछ नहीं जानते। मर्सेनरी एजेंट आमतौर पर अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन मैं तुरंत ही जान गई जब मैंने वो आंखें देखी, क्योंकि मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ। करीब 1 साल पहले उसने लीड करना कम कर दिया और कोई भी ऑर्डर लेने से मना करता रहा। र्यूमर्स कहते हैं उसे एक सीरियस चोट लगी और मर गया या फिर रिटायर हो गया, लेकिन सोचो तो SW ने उसे रख लिया। दादाजी का मैनेजर उस लड़की को बीच में रोक देता है और उससे बोलता है तुम लगातार नॉनसेंस कह रही हो। मैंने भी जाहिर तौर पर मशीनरी के बारे में अफवाह सुनी है। अगर तुम इस बारे में सोचती हो तो क्या ये सेंस बनाता है कि टॉप मशीनरी एक्टिव है? क्या ऐसी जगह पर होकर सिक्योरिटी का काम करेगा? वो लड़की आगे से मैनेजर को कोई भी जवाब नहीं देती है। अगला सीन SW हॉस्पिटल का होता है। ऑफिस लेडी अपने बेड पर लेटी होती हैं और उनका मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होता है। ऑफिस लेडी अपने मैनेजर से बोलती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लगी है? मैनेजर बोलता है मैं सिंपल काम कर सकता हूँ। ऑफिस लेडी उससे बोलती है जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक आराम करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर टीम 1 का कैप्टन आराम करे। मैनेजर ऑफिस लेडी से बोलते हैं छोटी सी बकवास करने के बाद अगर मैं आराम करने के लिए अवेलेबल हूँ तो मैं करता हूँ। मैनेजर ऑफिस लेडी को उस लड़की के बारे में बताते हैं। मैनेजर बोलते हैं जो चीज हमने पता की है, इस बार ये मशीनरी एक्टिविटी थी जो दूसरे देश से हुई थी। ऑर्डर कई सारे लेवल से दिए गए थे, इसीलिए उन्हें क्लाइंट के बारे में नहीं पता है। ऑफिस लेडी मैनेजर की बात सुनने के बाद बोलती हैं हाल ही में ये यूना के साथ भी हुआ था और मेरे भी। क्या तुम्हें लगता है ये कोई कोइंसिडेंट है? मैनेजर उससे बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर ऑफिस लेडी एजेंट के बारे में बोलती हैं वो बच्चा और भी ज्यादा इम्प्रेसिव है जब वो ट्रेनिंग कर रहा था। मैनेजर ऑफिस लेडी से बोलते हैं मैं भी हैरान हो गया था अगर तुम सिर्फ इस बारे में सोचते हो कि वो सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। मैनेजर आगे से बोलते हैं हाँ वो है। अब मैं इस बारे में सोचता हूँ उसने किस वजह से सिक्योरिटी ऑफिस में असाइन किया। मुझे लगता है शायद ग्रैंडफादर उसकी पहचान को जानते थे। आपको ये जानने की जरूरत थी जब डायरेक्टर ने उसे देखा उसकी कई सारी रिब्स टूटी थी, रिब्स मतलब पसलियां, और उसकी उंगलियां फट चुकी थी और यहाँ तक कि उसके कंधे पर गोली भी लगी थी। ऑफिस लेडी हैरान होकर बोलती हैं क्या? मैनेजर आगे से बोलते हैं देखने से ऐसा लगता है उसकी रिब्स और उंगलियों में चोट तब लगी होगी जब वो गाड़ी के ऊपर लटक रहा था और अचानक से नीचे गिर गया। शायद इसी वजह से उसको इस तरह की चोटें मिली। ऑफिस लेडी के आगे से पसीने छूटने लगते हैं और ऑफिस लेडी हैरान होकर मैनेजर से बोलती हैं तुम कह रहे हो वो इस तरह की बॉडी के साथ फाइट कर रहा था? मैनेजर ऑफिस लेडी को आगे बताते हैं डायरेक्टर आपके उठने से पहले उसने 5 लोगों से फाइट की थी जो नाइफ का इस्तेमाल कर रहे थे। ऑफिस लेडी और भी ज्यादा परेशान होकर बोलती हैं क्या इस तरह का कुछ पॉसिबल है? मैनेजर आगे से बोलते हैं कॉमन सेंस के बावजूद एजेंट ने ऐसा किया। ऑफिस लेडी तुरंत अपने बेड से उठती हैं और कहीं बाहर जाने लगती हैं। अगले सीन में हम लोग एजेंट को देखते हैं जो अपने कपड़े बदल रहा होता है। ऑफिस लेडी उसके कमरे में आती हैं और उससे बोलती हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कपड़े क्यों बदल रहे हो? एजेंट ऑफिस लेडी से बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, मैं 2 दिन से घर पर नहीं हूँ। ऑफिस लेडी उससे बोलती है भले ही तुम्हें चोट लगी है। एजेंट उनसे बोलता है ये अच्छा होगा अगर मैं हॉस्पिटल के बजाय घर में जाकर आराम करूँ। ऑफिस लेडी उससे चिल्लाकर बोलती है कौन है जिसने तुम्हें इस तरह की नॉनसेंस के लिए अलाउ किया? एजेंट उनसे बोलता है डॉक्टर। फिर एजेंट अपने बैग की जिप को बंद करता है। ऑफिस लेडी उससे बोलती है अगर तुम घर जा रहे हो तो अपनी फैमिली से क्या कहोगे इसके बारे में? एजेंट उनसे बोलता है मैं ये कहूंगा कि मुझे ये सारी चोटें कैंप ट्रेनिंग के दौरान मिली हैं। ऑफिस लेडी उसकी तरफ देखकर सोचते हैं इसका मतलब इसके पास पहले से ही जवाब तैयार था। फिर ऑफिस लेडी मैनेजर से बोलती हैं टीम 2 लीडर क्या आप हमें थोड़ा सा टाइम देंगे? टीम लीडर ऑफिस लेडी को हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस लेडी गुस्से से एजेंट की तरफ देखती हैं और उससे बोलती हैं ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास आना। एजेंट ऑफिस लेडी की तरफ घूर कर देखता है। ऑफिस लेडी उससे बोलती हैं यूना के साइड पर कुछ भी अच्छा नहीं है, वो अभी भी एक बच्ची है। यूना के पास जो कुछ भी है उसे सब कुछ उसके पेरेंट की वसीयत में मिला है। वो अपने स्किल्स के साथ खुद के फ्यूचर की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारे फ्यूचर की पक्का जिम्मेदारी ले
सकती हूँ। एजेंट ऑफिस लेडी की तरफ देखता है, ऑफिस लेडी उसकी तरफ देखती है। एजेंट फिर ऑफिस लेडी से पूछता है, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? ऑफिस लेडी हंसते हुए उससे बोलती है, ऑब्वियसली तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें किस तरह ट्रीट करूंगी। अगर ये इस बारे में है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है मैं अपना बेस्ट दूंगी और यकीनन ये कुछ ऐसा है जिसका ख्याल मैं रख सकती हूँ। एजेंट ऑफिस लेडी से बोलता है, नहीं ये इस बारे में नहीं था। यूना की तरफ होने से क्या मतलब था? तुम किस बारे में बात कर रही हो? ऑफिस लेडी हैरान होकर एजेंट से पूछती है, क्या तुम यूना के साथ बाहर नहीं जा रहे हो? मुझे लगता है ऑफिस लेडी यहाँ पर शायद डेट के लिए बोल रही है कि एजेंट यूना के साथ डेट कर रहा है या नहीं। एजेंट ऑफिस लेडी से बोलता है, नहीं। ऑफिस लेडी अपने अंदर हंसते हुए सोचती है, तो फिर ये सिर्फ एक तरफा प्यार था। फिर ऑफिस लेडी एजेंट से बोलती है, खैर ये सब छोड़ो, ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास आना। अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब ढूंढते हो, क्या तुम्हारी फैमिली खुश नहीं होगी? एजेंट ऑफिस लेडी की बात सुनकर थोड़ी देर सोचता है और उनसे बोलता है, मुझे इस बारे में सोचने दो, क्योंकि बात फैमिली की है भाई। एजेंट ने ये नहीं बोला है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ।